हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ट्यूब उस्ताद। मैं हूं आपका टीचर अदनान यकूब। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट किया है हमारा चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 की सीरीज़ में से आज हमारा चौथा लेक्चर है और हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर हम लोग थोड़ा प्रीवियस नॉलेज दोहराएं तो हम लोगों ने कल की वीडियो में देखा कि हम लोग किस तरह एक रिएक्शन के रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू आ कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। अच्छा, इसका मतलब है कि हमें एक रिएक्शन के रेट को कैलकुलेट करने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। एक है कंसंट्रेशन और दूसरा है टाइम। तो टाइम तो हम लोग नोट कर लेंगे। कैसे नोट करेंगे? बाय यूजिंग अ स्टॉप वॉच, या हम लोगों के पास अपनी वॉच होती है, उसके ऊपर भी स्टॉप वॉच होती है, तो उसके ऊपर हम लोग मेजर करते रहते हैं कि कितना टाइम इंटरवल गुजर गया। पर कंसंट्रेशन को किस तरह मेजर करें, ये आज देखने जा रहे हैं। कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, जिनमें से दो हमारे पास अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मेन दो टाइप्स हैं, जिनमें केमिकल मेथड्स आ जाते हैं और फिजिकल मेथड्स आ जाते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल मेथड को। तो केमिकल मेथड है जी हमारे पास। केमिकल मेथड हम लोग किसको मेजर करने जा रहे हैं? हम लोग मेजर करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन को थ्रू अ केमिकल मेथड। याद रखिएगा कि हम लोग केमिकल मेथड जो है ना तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास हम लोग किसी सॉल्यूशन फॉर्म में हमारा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट हो तो उसकी कंसंट्रेशन को क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अभी हमारे पास केमिकल मेथड जो है इसको स्टार्ट करते हैं और हमारे पास इसके अंदर जो एग्जांपल दी हुई है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर। इसकी एग्जांपल दी हुई है इन्होंने, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर, एक एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवाने जा रहे हैं आप, कि इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बाय मेजरिंग इट्स कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर एस्टर लिख लेते हैं, इथाइल एसीटेट दिया हुआ है, तो C2H5 C डबल बॉन्ड O OCH3। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इथाइल एसीटेट। अगर आप इसको इस तरह नहीं लिखना चाहते, आप इसे ओपन फॉर्म में नहीं लिखना चाहते, तो आप इसे क्लोज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, इथाइल एसीटेट जो है इसका रिएक्शन है वाटर के साथ। हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं तो इसका मतलब है वाटर के साथ रिएक्शन है। जब ये रिएक्ट करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनका रिएक्शन जो है वो एसिड की प्रेजेंस में होता है, वो इसको कैटेलाइज करता है। तो एसिड असल में क्या डोनेट करते हैं? प्रोटॉन। तो हम लोग यहाँ पर वो यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास आगे क्या जाता है कि यहाँ पर जो वाटर है उसमें से जो OH ग्रुप है वो हमारे पास C2H5 लेगा और एथानॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, C2H5OH, दिस इज़ एथानॉल। और इसके साथ अगर हम लोग आगे देखें तो बाकी हमारे पास ये ग्रुप बच जाता है और हमारे पास वाटर का एक H बच गया। तो ये दोनों मिलेंगे और हमारे पास बना देंगे एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर हमारे पास हम लोगों ने यूज़ क्या किया था? इसे हम कहते हैं इथाइल एसीटेट, जो कि रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और बना रहा है एथानॉल और एसिटिक एसिड। मतलब यहाँ पर एसिड फॉर्म हो रहा है। अब हमारा मेन काम जो है, फॉर एग्जांपल इसके अंदर, तो वो ये है कि हम लोग चेक करें कि कितनी एसिड की कंसंट्रेशन प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पर हम लोग क्योंकि मेजरमेंट करना चाहते हैं कंसंट्रेशन की, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है एसिटिक एसिड, जो मैं मेन प्रोडक्ट कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो याद रखिएगा कि एसिड की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम लोग एक मेथड जो यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं टाइट्रेशन। और यहाँ पर क्योंकि हम एसिड यूज़ कर रहे हैं तो हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करवाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर देखें, टाइट्रेशन करवाने जा रहा हूँ। टाइट्रेशन जो है ये असल में क्या चीज़ है? ये एक क्वांटिटेटिव मेजर है। याद रखिएगा, टाइट्रेशन हमारे पास एक क्वांटिटेटिव
मैयर है किस चीज़ का, क्वांटिटेटिव मैयर है कि हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं वॉल्यूम को। जब भी किसी भी जगह पर, या वो एसिड का वॉल्यूम है या वो बेस का वॉल्यूम है, वो कितना यूज़ हुआ है, उसकी कितनी क्वांटिटी यूज़ हुई है, तो हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं उसे हम टाइट्रेशन बोलते हैं। आपको मेरे पीछे टाइट्रेशन का अपरेटस भी नज़र आ रहा होगा, मैंने इसे पहले ही लिख लिया था, सॉरी बना लिया था, क्योंकि बाद में टाइम वेस्ट होता है। मैं चाहता था कि वीडियो छोटी हो जाए, आप लोगों के लिए आसानी रहती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें तो मैंने आपको बताया टाइट्रेशन एक क्वांटिटेटिव मेजर है जिससे हम लोग वॉल्यूम ऑफ एन एसिड और बेस को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जो कि एक रिएक्शन के अंदर या एक रिएक्शन मिक्सचर में क्या हुआ, यूज़ हुआ। अच्छा, तो टाइट्रेशन करवाते हैं और हम लोग उसकी मदद से चेक करते हैं कि किस तरह हमारे पास कंसंट्रेशन निकलेगी। अच्छा देखें तो हमारे पास ये जो टाइट्रेशन है, टाइट्रेशन के अंदर जो अपरेटस यूज़ होता है इसमें बियरेट यूज़ होती है, टाइट्रेशन फ्लास्क यूज़ होती है, कोई इसे बीकर यूज़ कर सकते हैं, और ड्रॉपर और पिपेट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम लोग देखें तो लेट सपोज मैं यहाँ पर कोई बेस ले लेता हूँ। लेट सपोज मेरे पास इस ब्यूरेट के अंदर है NaOH। कौन सी बेस है जी, NaOH। NaOH क्या है जी, आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बेस इसके अंदर आप लोगों ने भर लिया। लेट सपोज ये जो आपके पास आपको ब्यूरेट नज़र आ रही है, ऊपर लाइंस नज़र आ रही हैं, इन्हें डिमार्केशंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 0 ml से 100 ml तक की हमारे पास एक ब्यूरेट है, लेट सपोज। अब हमारे पास आगे चलते हैं तो यहाँ पर टाइट्रेशन फ्लास्क भी दी हुई है। अब इस टाइट्रेशन फ्लास्क में क्या लेंगे, इसके अंदर हम लोग अपना रिएक्शन मिक्सचर लेकर आएंगे। वो क्या है वो देखते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग करवा रहे हैं हाइड्रोलिसिस किसकी, एक एस्टर की। तो हमारे पास हमारा एस्टर कौन सा है, इथाइल एसीटेट। इसको किसके साथ मिक्स करने जा रहे हैं, वाटर के साथ। जब हम इन दोनों को एक ही बीकर में ऐड करते हैं तो हमारे पास हमारा रिएक्शन मिक्सचर बनेगा, वो हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को पता है कि जब एस्टर और वाटर मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनाएंगे, हमारे पास एथानॉल, और साथ में क्या बना देंगे, हमारे पास एसिटिक एसिड। क्या बनाना है इन्होंने, एसिटिक एसिड। तो मेन हमारे पास जो चीज़ है वो क्या है, एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग देखना चाहते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी। अगर हम लोग यहाँ पर गौर करें तो ये हमारे पास हमारा रिएक्शन मिक्सचर है। ये हमारे पास हमारा क्या है, रिएक्शन मिक्सचर। हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस करवा ली है। हम लोग क्या करवा रहे हैं, एस्टर वाटर का रिएक्शन करवाते हैं और एथेनॉल और एसिटिक एसिड बन गए। ये जो रिएक्शन मिक्सचर आप लोगों ने तैयार किया है, जिसके अंदर एस्टर भी है, वाटर भी है, एथेनॉल भी है, एसिटिक, आपको पता है वक्त गुजरने के साथ साथ एसिटिक एसिड के अमाउंट और एथेनॉल की अमाउंट बढ़ती चली जाएगी और एस्टर और वाटर कम होते जाएंगे। जैसे हम लोग पीछे पढ़ के हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे रिएक्टेंट डिक्रीज करते हैं और प्रोडक्ट क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। लेट सपोज हम लोगों ने एक टाइम इंटरवल क्या कर लिया है, सपोज कर लिया है कि मैं हर इतने इंटरवल के बाद रीडिंग नोट करूंगा कि मेरे पास एसिटिक एसिड कितना फॉर्म हो गया है। लेट सपोज मैं उस टाइम इंटरवल को 5 मिनट्स पे क्या करता हूँ, सेट कर लेता हूँ। तो मैं अपनी स्टॉप वॉच पकड़ूंगा। लेट सपोज मेरे पास अपनी वॉच है, उसके ऊपर चेक करना शुरू करूँगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जैसे 5 मिनट होगा मैंने यहाँ से क्या लेनी है, एक पिपेट, और इस रिएक्शन मिक्सचर से सक करके, या फिर हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास शक्कर्स होते हैं जो हमारी लैब में पड़े होते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं और इसमें से एक सैंपल ले लेंगे। जैसे ही आप सैंपल लेंगे तो ये जो रिएक्शन मिक्सचर है, ये जो रिएक्शन मिक्सचर आप लोगों के पास यहाँ पे है, इसको हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पे। इधर ऐड कर देंगे हमारी टाइट्रेशन फ्लास्क के अंदर। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर जो पिपेट के साथ सैंपल लिया वो मेरे पास कितना था, 10 ml था। मैं ये सपोज्ड वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर गौर करें तो मैंने यहाँ पर 10 ml ऑफ रिएक्शन मिक्सचर ले लिया, जिसके अंदर एसिड भी है, एथेनॉल भी है, एस्टर भी है, वाटर भी है। लेट्स सपोज 10 ml लिया और कितने मिनट्स के बाद, 5 मिनट्स के बाद मैंने आप लोगों को बताया है कि मैंने यहाँ से एक सैंपल क्या किया, निकाल लिया। अब अगले 5 मिनट गुजरने का इंतज़ार करूँगा नेक्स्ट सैंपल निकालने के लिए। अच्छा,
ये जो सैंपल निकालिए, अब इसका क्या करेंगे? ये जो हमारे पास हमारा रिएक्शन मिक्सचर है, इसके रिएक्शन को स्टॉप करना है, क्योंकि अगर टाइम गुजरेगा तो इसके अंदर भी रिएक्शन फर्दर इंक्रीज करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर फ्रीजिंग मिक्सचर ऐड करते हैं। और याद रखिएगा, फ्रीजिंग मिक्सचर ऐड करते हैं, और वो कितना ऐड करते हैं याद रखिए, अगर ये 10 ml है ना तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, तो अब हम 40 ml इसके अंदर क्या ऐड कर देंगे, मतलब इसका 4 गुना इसके अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं। क्या जी मेरा बेटा, हमारा जो भी कूलिंग एजेंट होगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कोई भी ठंडी चीज़, जैसे कि हमारे पास है हमारा फ्रीजिंग एजेंट्स होते हैं, वो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। मेन हम लोग यहाँ पर वाटर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, वाटर ऐड करेंगे। और वाटर भी कितना ऐड करेंगे, 40 ml तक ऐड कर देंगे। इससे हमारे पास कूलिंग के साथ साथ डाइल्यूशन भी होगी, और ये हमारा रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप कर देगा। इसे रिएक्शन का क्वेंच करना भी कहते हैं, कि यहाँ पर रिएक्शन क्वेंच्ड हो गया है, यानी कि स्टॉप कर गया है। अब जब रिएक्शन स्टॉप कर गया है, तो अब हमारे पास किसी चीज़ की कंसंट्रेशन यहाँ पे चेंज नहीं होगी, तो अब हम उसे नोट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ठीक है, तो हमारे पास अब इसे नोट कैसे किया जाए, उसके लिए हम लोग इससे ड्रॉपर में से ना इस टाइट्रेशन फ्लास्क में क्या ऐड करते हैं, इंडिकेटर ऐड करते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर गौर करें, तो हम जो यहाँ पर इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, वो कौन सा है जी आप लोगों के पास? यहाँ पर आप इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन करवा रहे हैं, तो फिनोफ्थलीन को यूज़ कर रहे हैं। इसको यूज़ कर रहे हैं, फिनोफ्थलीन को। तो यहाँ पर फिनोफ्थलीन जो है, ये हमारे पास डिफरेंट कलर्स देता है एसिड और बेस के अंदर। अगर हम लोग देखें तो एसिड के अंदर फिनोफ्थलीन और कलर देगा, बेस के अंदर या बेस की प्रेजेंस में फिनोफ्थलीन और कलर देगा। एसिड की प्रेजेंस में फिनोफ्थलीन जो होता है वो कलरलेस होता है। क्या होता है हमारे पास? कलरलेस। सॉरी। और बेस की प्रेजेंस में फिनोफ्थलीन जो है वो हमारे पास पिंक कलर देता है। अच्छा, अब हमारे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हम लोगों ने फिनोफ्थलीन के ड्रॉप ऐड कर दिए। रिएक्शन मिक्सचर में क्या प्रेजेंट है? रिएक्शन मिक्सचर में एसिड प्रेजेंट है, तो क्या कोई फिनोफ्थलीन का कलर आएगा? नहीं। यहाँ पर अभी ये मिक्सचर जो है वो आप लोगों को कलरलेस नज़र आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ब्यूरेट है, इसके स्टॉपर को ओपन करेंगे, और ओपन करने के साथ साथ अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारी बेस क्या होगी, इसके अंदर आके गिरेगी। अगर हम लोग यहाँ पर गौर करें, तो जैसे ही ड्रॉपर से यहाँ पर बेस नीचे गिरना शुरू होगी, जैसे ही इसके ऊपर बेस आके गिरेगी, तो एकदम से यहाँ पे कलर अपीयर होगा। और आप इस रिएक्शन मिक्सचर को फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा घुमाएंगे, या आप कह सकते हैं कि हम इसको मिक्स करेंगे, तो क्या होगा कि वो कलर फिर से गायब हो जाएगा। फिर हम थोड़ा सा ड्रॉप ऐड करेंगे, पिंक कलर शो होगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर ऐड करेंगे, फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये एक आखिरी ड्रॉप जैसे ही जाके गिरेगा, तो ये सारे का सारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। अच्छा, पहले सारा का सारा सोल्यूशन यहाँ पर क्या था, कलरलेस था, और उसके अंदर कहीं कहीं पर पिंक कलर शो हो रहा था, पर एकदम से सारा पिंक कैसे हो गया? देखें, यहाँ पर जब सारे का सारा पिंक हो जाएगा कलर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नोट कर लेंगे कि किस जगह पे हुए। लेट सपोज मैंने यहाँ तक रीडिंग नोट की कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास हमारी ब्यूरेट में से हमारी बेस यूज़ होगी। लेट सपोज वो कितने ml थी, 5 ml थी, और उस वक्त हमारे पास यहाँ पर क्या हमारा कलर जो आ गया, पिंक कलर आ गया। आपको पता है यहाँ पर एसिड जो यहाँ पे प्रेजेंट है और जो बेस है, इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है, और ये कौन सा रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये न्यूट्रलाइज करवाएंगे एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक दूसरे को। तो एसिड और बेस का रिएक्शन और न्यूट्रलाइजेशन होती है, उसमें क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। आपको पता होना चाहिए कि जितनी यहाँ पर एसिड था वो सारा का सारा बेस के साथ जब रिएक्ट कर जाएगा, आपको पता है जितने अमाउंट में यहाँ पे एसिड है उतनी उसने यहाँ से बेस लेनी है और न्यूट्रलाइज होना है।
तो वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब रिएक्शन मिक्सचर में जब एसिड ख़त्म हो गया तो जब एक भी ड्रॉप आके गिरेगा किसका, हमारी बेस का, तो वो तो सारे के सारे मिक्सचर को क्या कर देगा, बेसिक कर देगा। और इंडिकेटर जो है वो हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन के अंदर कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है। तो इस वजह से यहाँ पर सारे का सारा जो मिक्सचर है हमारे पास पिंक हो जाएगा। अच्छा, अब मेन बात जो यहाँ पर समझने वाली है वो ये है कि हमारे पास रिएक्शन मिक्सचर के अंदर एसिटिक एसिड कितना होगा, जितना यहाँ से बेस यूज़ हो जाएगी। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने 10 ml लिए थे पूरे के पूरे रिएक्शन मिक्सचर के, पर उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर 5 ml किसके थे, एसिटिक एसिड के, क्योंकि यहाँ से बेस भी कितनी यूज़ होती है, 5 ml। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी अमाउंट कितनी है। अगर ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास इसका, तो वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल नहीं है, और उससे आगे कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो इस तरह हम लोग एक केमिकल मेथड को, यानी कि केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवा के रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट जो मेथड देखने जा रहे हैं वो है फिजिकल मेथड्स। तो उन्हें स्टार्ट करते हैं, इसको पहले रब कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं फिजिकल मेथड्स को। असल में जो फिजिकल मेथड्स होते हैं ये हमारे पास हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इनको ज़्यादा प्रेफर करने की मेन वजह ये होती है कि ये नॉन इन्वेसिव होते हैं। नॉन इन्वेसिव का मतलब होता है कि जो हमारे फिज़िकल मेथड्स हैं इनके अंदर हमें बार बार सैंपल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे हम लोग केमिकल मेथड के अंदर कर रहे थे। और याद रखिएगा इसके अंदर हम लोग कॉन्टीन्यूस वे में भी रेट निकाल सकते हैं। उसके अंदर हमें एक बार निकालना है, उसे चेक करना है, फिर अगला निकालना है। इसमें हम कॉन्टीन्यूस वे में मतलब पर सेकंड के लिहाज से भी क्या कर सकते हैं, रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिज़िकल मेथड्स ज़्यादा बेहतर मेथड समझे जाते हैं केमिकल मेथड से। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ फिज़िकल मेथड्स हैं जो कि मैंने पहले ही लिख दिए हैं यहाँ पे आपके सामने। सबसे पहला आ रहा है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जिसे हम कलरीमेट्री भी कहते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेथड। तीसरा जो है वॉल्यूम चेंजेस का मेथड है, ये फॉर गैसेस है। और चौथा जो है ये स्टॉप्ड फ्लो स्पेक्ट्रोमेट्री मेथड है। असल में ये इसी की एक किस्म की एक्सटेंशन है, और ये आप लोगों की बुक के ऊपर एक इंफॉर्मेशन बॉक्स है उसके अंदर बताया गया है, तो इसको एंड पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं जी हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, जिसे कलरीमेट्री मेथड भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ये मेथड जो है हम लोग स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं। मैंने सारा कुछ यहाँ पर लिख दिया है, आपने इसी तरह से लिख दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। असल में इसको रिप्रेजेंट करने का आसान से आसान तरीका मैंने लिख दिया है, या आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं आसानी से वो मैंने यहाँ पर बता दी। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहले मैंने हर जगह पर यह बताया है कि ये वाला मेथड हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं। जैसे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री या कलरीमेट्री है, इसको हम तब यूज़ करते हैं मेथड को जब हमारा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट रिएक्शन मिक्सचर में से क्या करे, यूवी विजिबल लाइट या फिर IR यानी कि इंफ्रारेड लाइट को क्या कर रहा हो, एब्जॉर्ब करने वाला हो। अच्छा, ये किस आप लोग कह सकते हैं कि प्रिंसिपल के ऊपर बेस करता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का मेथड। याद रखिएगा ये बियर लैम्बर्ट लॉ भी कहते हैं, लैम्बर्ट बियर लॉ भी कहते हैं। इसके ऊपर क्या करता है कि डिपेंड करता है, और इसको हम लोग एक्सप्लेन कैसे करते हैं कि लैम्बर्ट बियर लॉ में कहता है कि जो एब्जॉर्बेंस होती है ना लाइट की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कंसंट्रेशन के। ये क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने रिएक्शन मिक्सचर में से एक सैंपल लिया और उसे क्यूवेड में रख दिया। असल में जो हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के अंदर हमारे जो क्वार्ट्ज की क्यूवेड्स होती हैं, या आप कह सकते हैं कि एक ऐसी टेस्ट ट्यूब होती है जिसके अंदर हम लोगों ने क्या करना था, अपना सैंपल लेना था। तो वो क्वार्ट्ज मटेरियल की बनी होती है ताकि हमारा जो ग्लास है जो साइड पे था, ग्लास असल में लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो वो लाइट को एब्जॉर्ब ना करे, तो हम लोग इसलिए वो क्वार्ट्ज की बनी हुई क्या करते हैं, क्यूवेड्स यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज इसके अंदर हमारे पास एक सैंपल है जो हम लोगों ने निकाला रिएक्शन मिक्सचर से। अब यहाँ से इसके अंदर जो एक प्रोडक्ट है या जो एक रिएक्टेंट है वो लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। लेट्स सपोज मैंने इसके ऊपर से अल्ट्रा वायलेट लाइट को क्या किया, पास की। अगर हमारे पास यहाँ से लाइट जो है वो जो ट्रांसमिट होती है, जो इसके अंदर से गुजर जाने के बाद बाहर आएगी, वो आपके पास लेट्स सपोज पीछे से हम लोग यहाँ से, वैसे तो इनको गिन नहीं सकते, वैसे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 4 लाइंस लगाई और सिर्फ 2 निकली।
तो इसका मतलब है हमारे पास प्रोडक्ट की अमाउंट क्या हुई है, आपके पास थोड़ी सी बन गई है, जिसकी वजह से उसने लाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। लेट्स सपोज यहाँ से सिर्फ एक लाइन निकलती, तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन चुके हैं, इसी वजह से उन्होंने क्या किया, लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब किया, बाइट जो ट्रांसमिट हुई है वो लाइट कम है। तो एब्जॉर्बेंस अगर ज़्यादा हो गई है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ज़्यादा है। ये हमें क्या बता रहा है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। और अगर हम कॉन्टीन्यूसली या पीरियोडिकली मेजर करते रहें एब्जॉर्बेंस को एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के ऊपर, तो हम लोग ट्रैक कर सकते हैं डिक्रीज और इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन के थ्रू कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो इस वजह से हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के मेथड को यूज़ करते हैं उन रिएक्शंस के लिए जिनमें लाइट एब्जॉर्ब होती है, या उनके ट्रांसमिटेंस के रेट्स को भी हम लोग देखकर क्या बता सकते हैं कि रिएक्शन का रेट जी। तो उसके बाद आ जाते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के ऊपर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मेथड हम उन स्पीशीज़ के लिए यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास आयनिक स्पीशीज़ रखती हैं। तो हमारे पास आयनिक स्पीशीज़ क्या प्रोड्यूस करती हैं, आयंस प्रोड्यूस करती हैं। तो याद रखिएगा हमारे पास ये बेस करता है इस लॉ के ऊपर, या आप कह सकते हैं इस प्रिंसिपल के ऊपर, कि हमारे पास जितने आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी या उनकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी तो उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी। अगर आप लोग यहाँ पर गौर करें तो मैंने यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लगाया हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है जी, हमारा सोल्यूशन है जो कि एक आयनिक सोल्यूशन है, जिसमें इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं और वो बैटरी के साथ कनेक्टेड है। आपको पता है कि जैसे ही हमारे पास रिएक्शन स्टार्ट होगा, प्रोडक्ट की अमाउंट बनना स्टार्ट हो जाएगी और हमारे पास करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। करंट का फ्लो जब होगा यहाँ पर, तो आप लोगों को पता है कि एमीटर हमें जो हमारे करंट की अमाउंट है उसको एक्सप्लेन कर देगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो किए। तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है उतना ज़्यादा हमारे पास आयंस प्रोड्यूसर हैं और उनकी मोबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो हमारे पास इस तरह हम लोग मोबिलिटी ऑफ आयंस और कंसंट्रेशन ऑफ आयंस को चेक करके हम लोग क्या बता सकते हैं, हमारे रिएक्शन के अंदर हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है। और अगर हमने कंसंट्रेशन बता दी तो हम लोग टाइम इंटरवल के लिहाज से उसका कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं और इस तरह हम उसके रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं। आ जाते हैं आगे वॉल्यूम चेंजेस के ऊपर। वॉल्यूम चेंजेस जो हैं वो स्पेसिफिकली हम लोग यूज़ करते हैं वॉल्यूम चेंजेस का मेथड फॉर गैसियस रिएक्शन। गैसियस रिएक्शंस के अंदर मेरा बेटा याद रखिएगा कि आप लोगों के पास जो हमारा लॉ है जिसके ऊपर ये सारा का सारा मेथड बेस करता है वो एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ आप लोग पहले पढ़ के आए हुए हैं। एवोगैड्रोस लॉ के अंदर अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम चेंजेस को स्टडी करते हैं गैसियस रिएक्शंस के अंदर। और वॉल्यूम चेंजेस को मेजर करने के लिए जो दो हम लोग आप कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, उनके अंदर एक गैस सिरिंज मेथड आ जाता है और दूसरा मैनोमीटर है। अच्छा, इसके बाद अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ पर मैंने गैस सिरिंज मेथड को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। अगर हमारे पास यहाँ पर एक रिएक्शन मिक्सचर है जिससे गैस प्रोड्यूस हो रही है, वो गैस यहाँ से क्या करेगी, मूव करेगी और यहाँ पर हमारे पास क्या करेगी, इस पिस्टन के ऊपर जो कि एक मूवेबल पिस्टन है, प्रेशर अप्लाई करेगी। प्रेशर अप्लाई करने का मतलब है फोर्स पर यूनिट एरिया, जिसकी वजह से ये पिस्टन जो है यहाँ से यहाँ तक क्या करेगा, मूव करेगा। तो वॉल्यूम में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब है उतनी ज़्यादा गैस प्रोड्यूस हो रही है, हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उतनी ज़्यादा है। अगर वॉल्यूम का चेंज कम आएगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर जो हमारे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है जो कि एक गैसियस प्रोडक्ट है वो कम है, तो वॉल्यूम का चेंज कम आया। तो यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम चेंजेस की बेस पर क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हमारे प्रोडक्ट या रिएक्टेंट को चेक कर सकते हैं और इसकी वजह से फिर हम लोग बाद में रेट ऑफ रिएक्शन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट में स्टॉप्ड फ्लो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ये बिल्कुल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की तरह ही है। इसके अंदर भी हम लोग उन रिएक्शंस को स्टडी करते हैं जो लाइट को, यानी कि जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट लाइट या इंफ्रारेड लाइट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा, ये ख़ास तौर पर यूज़ होता है उन रिएक्शंस के लिए जो फास्ट रिएक्शंस हैं और जिनके अंदर हम लोग फ़ौरन से चेक करना चाहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ है। तो इसके अंदर हम लोग मूवेबल पिस्टन लगाते हैं जिनको हम लोग दो स्ट्रिंज के साथ क्या कर देते हैं, अटैच करते हैं। ये हमारे पास स्ट्रिंज चैम्बर्स हैं जिनके साथ हमने अटैच किया। हमने यहाँ से क्या की, फोर्स लगाई। इन दोनों चैम्बर्स में से हमारा जो रिएक्टेंट है या ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है, जिनको आपस में रिएक्ट करवाना चाह रहे हैं, फ़ौरन से मिक्सिंग चैम्बर में गया
मिक्स हुए, हम लोग फ़ौरन से इसका रेट कैलकुलेट करना चाहते थे तो फ़ौरन से वो किधर चला जाएगा, ऑब्जर्वेशन सेल में। ये बहुत जल्दी प्रोसेस होता है और इसके साथ कंप्यूटर अटैच होता है जो कि हमें फ़ौरन से उसका कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ भी बना के दे देता है। असल में यहाँ पे क्या हुआ, जब ऑब्जर्वेशन सेल में गया तो अल्ट्रा वायलेट लाइट या इंफ्रारेड लाइट क्या होती है, ऑब्जर्वेशन सेल में से पास करती है और यहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसमिटेंस चेक किया जाता है। रेट ऑफ ट्रांसमिटेंस का मतलब आप लोगों को मैंने पहले बताया कि कितनी लाइट इसमें से पास कर गई, कितनी लाइट इसने एब्जॉर्ब कर ली। अगर यहाँ पर लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गई है और यहाँ से आप लोगों के पास लाइट कम ट्रांसमिट की है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट ज़्यादा बने हुए थे। और अगर ज़्यादातर लाइट इसमें से ट्रांसमिट कर गई है तो इसका मतलब है यहाँ पर प्रोडक्ट कम है। तो हमारे पास यहाँ पर हम लोग ट्रांसमिटेंस के रेट को कैलकुलेट करते हैं और उससे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं और उसको बाद में यूज़ करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये सारे मेथड थे फिज़िकल मेथड जो कि हम लोग यूज़ करते हैं फॉर डिटरमाइनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और बाद में उसी कंसंट्रेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम यूज़ करके हम लोग एक कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ बनाते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और उन फैक्टर्स को हम लोग सही तरह से एक्सप्लेन भी करेंगे और उनको समझेंगे भी। आज के लिए हमारी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।